किसी भी देश में जाने के लिए जो है अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल ज़रूरी नहीं होती कि 100% सक्सेसफुल ही होनी है। बहुत सारे कारण ऐसे भी होते हैं जिसके रीज़न के बिहाफ पे आपकी जो फ़ाइल है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है वीज़ा ऑफिसर के थ्रू, और वो कारण आपकी फ़ाइल में ही छुपे होते हैं, लेकिन आप उनको फ़ाइल लगाने से पहले आपको पता भी होता है कि हाँ ये कारण हैं फ़ाइल के जिससे वो रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं, आप फ़ाइल लगा दो, क्या पता लक काम आ जाए और लक के कारण आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। बट ऐसे मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होता है। सिर्फ 1-आधा% चांस मैं बोलूँगा जिसमें वीज़ा अफसर का ध्यान नहीं गया, लेकिन फिर भी चलो ठीक है 99% आपके बाकी डॉक्यूमेंट सही थे, वीज़ा आपका उस बिहाफ पे ग्रांट हो गया। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्शन के बाद फिर वो अपने कंसल्टेंट को पूछते हैं कि इसके पीछे का कारण बताओ। कंसल्टेंट वही छोटे मोटे आंसर देता है कि हाँ ठीक है, फाइनेंशियल हो गया जी, ट्रैवल का हो गया जी, आपका 1-2 पॉइंट्स और भी लिख देते हैं, फैमिली सर्कमस्टांसेस हो गए, आपके बिजनेस के हो गए, लेकिन प्रॉपरली डिफाइन कोई भी नहीं करता है कि हाँ अगर ये कारण लगा है, इस रीज़न के कारण अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट को किस तरीके से दोबारा प्रिपेयर किया जाए जो आपके वो रीज़न को जो है उसको बिल्कुल आप क्लियर कर दो और दोबारा अपनी जब फाइल लगाओ तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए। कारण क्या होते हैं सबसे पहले समझ लीजिए। कारण होते हैं जैसे लाइक आपका बिजनेस पर्पस से अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल लगा है, आपका बिजनेस लाइक हम उसको बोलते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट के कारण अगर आपका कोई रीज़न आपको मिला है, वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ है किसी भी कंट्री से, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और खासकर यूके, यूएसए में एक्चुअली इंटरव्यू होती है तो उसके पीछे के कारण नहीं होते, वो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। बाकी जो कंट्रीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली वेरीफाई करती हैं, वेरीफाई करने के बाद आपको रिजल्ट देती हैं। अगर आपका जो है रीज़न लगा है बिजनेस का, एम्प्लॉयमेंट का, कि आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो ठीक ठाक नहीं है, वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में हो सकता है आपकी सैलरी कम हो सकता है सैलरी बढ़िया हो, आपने सैलरी स्लिप्स अपने साथ में अटैच नहीं की हो, ड्यू टू आप कैश में सैलरी ले रहे हो लेकिन सैलरी अच्छी है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट जो हैं वो बहुत सॉलिड हों, लेकिन आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वीज़ा ऑफिसर को डिफाइन करना भूल गए। लाइक आपने अपना लाइसेंस नहीं लगाया, आपने अपने बिजनेस के वो मेन डॉक्यूमेंट नहीं लगाए जिससे आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते थे कि आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आप प्रोफाइल आपकी जो है बिजनेस की वो बहुत अच्छी है। क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, वो आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट आपको अगर कोई बोलता है कि आप इस तरीके से तैयार करके आप अपने लगाओ, तो हो सकता है उसमें आप अनगैली कर दो, आप प्रॉपर्ली वो डिफाइन वीज़ा ऑफिसर को जो है ना कर पाओ उन डॉक्यूमेंट्स में। कई बार क्या होता है कंसल्टेंट बताता ही नहीं है, हाँ सिर्फ ठीक है जी आपका लेटर हेड दे दो, विजिटिंग कार्ड दे दो, 2-3 डॉक्यूमेंट और दे दो, उसके बाद आपकी फ़ाइल कर देते हैं। इससे क्या है, इससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको क्लियर करना है तो आप बिजनेस के हर डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करो। अगर अपना करंट अकाउंट आपने ओपन किया है तो करंट अकाउंट साथ में उसकी स्टेटमेंट लगाओ, बैंक से लेटर लगाओ। लेटर हेड विजिटिंग कार्ड तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लेटर हेड विजिटिंग कार्ड के फॉर्मेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से वो लेटर हेड डिज़ाइन किया गया, किस तरीके से आपका विजिटिंग कार्ड है वो प्रॉपरली एक क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी आपके बिजनेस की आपका विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड ही बता देता है। इसके अलावा आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे लाइक कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ हो आपकी फ़र्म का, कोई आपकी फ़र्म किसी गवर्नमेंट बॉडी से आपकी फ़र्म रजिस्टर्ड हो। अगर आपने जीएसटी लिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं है। अब अगर जीएसटी की 3-4 आपने रिटर्न्स अपनी फाइल की हैं तो बहुत बढ़िया बात होती है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम जॉब वाली प्रोफाइल का, जैसे मैंने पहले ही बात किया कि अगर जॉब करते हो आप तो जॉब के बहुत सारे, जैसे उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। लाइक कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब वालों के पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका भी, लेकिन किसी टाइम रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू वो क्या करते हैं, वो लीव लेटर नहीं लगाते, एनओसी लगा देते हैं साथ में। और मोस्ट प्रॉब्ली कई बार वीज़ा ऑफिसर को नीड होती है कि आपकी लीव सैंक्शन ही उनको चाहिए होती है, लेकिन वो फिर बताते नहीं है, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं आपके एनओसी के बिहाफ पे। सेकंड, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे लाइक कोई आपको कैश सैलरी दे रहा है, कोई आपको बैंक में दे रहा है, कोई आपको जो है आपका पीएफ, कोई कंपनी आपको पीएफ आपका काट के सैलरी दे रही है, कोई पीएफ आपका नहीं डिडक्ट कर रही। इस तरीके के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट के रेलिवेंट, तो वो डॉक्यूमेंट आपके ही प्रोफाइल में छुपे होते हैं। एक अच्छा कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है कि आपने किस तरीके से अपनी फाइल को लगाना है। अब एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर हम बात करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री भी कई बार आ जाती है कि ठीक है ट्रैवल हिस्ट्री के कारण भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, लेकिन उसमें आप देखते हो आपने सिंगापुर ट्रैवल किया, मलेशिया किया और 1-2 कंट्री और लाइक दुबई कर लिया, थाईलैंड कर लिया,
देखिए ये कंट्री जो हैं, ये कंट्रीज़ कोई ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं करती हैं, पहली बात है। वो क्यों नहीं करती, उसमें आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि इन कंट्रियों का वीज़ा लेना, इन देशों का वीज़ा लेना बहुत ईजी है। सो ट्रैवल हिस्ट्री हमेशा उस देश की काउंट की जाती है जिसका वीज़ा ईजी ना मिले। लाइक आप शेंगन में ट्राई करते हैं, यूरोप में ट्राई करते हैं, रशिया में ट्राई करते हैं। हालांकि रशिया का वीज़ा बहुत इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है, वो इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती हर बंदे की, वो डिपोर्ट वाला सीन होता है रशिया में भी। इसके अलावा कोई भी ऐसी आप कंट्री पकड़ लो जिसका वीज़ा लेना इजी ना हो, तो उसी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री ही काउंट होती है। सो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, वन टाइम बहुत सारे एजेंट्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि ठीक है ट्रिप कर लो, एक ही टाइम 4 कंट्री आपको घुमा देते हैं, आपकी बहुत सॉलिड ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। तो ऐसा ट्रैवल हिस्ट्री कभी क्रिएट नहीं होता है। इन कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री काउंट तब होती है जब आप पर्टिकुलर किसी एक कंट्री को पकड़ लेते हैं और उसमें 3, 4, 5 दिन अपने स्पेंड करते हैं। उसके बाद 2-3 महीने का गैप डाल के आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, उसमें आप ट्रैवल करते हैं, 2-3 महीने का फिर गैप डाल के, मतलब उसको बनाने के लिए 1 साल का टाइम आपका निकल जाता है। सो ये कारण होता है ट्रैवल हिस्ट्री का, कि अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री आपकी पहले है या नहीं है, हो सकता है आपने पहले ट्रैवल किया ही ना हो कभी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वीज़ा अफसर देखता है कि आपने फर्स्टली इतनी बड़ी कंट्री को सिलेक्ट कर लिया, छोटी कंट्री आप पहले कभी गए नहीं इंडिया से बाहर, तो कैसे आप करोगे, मैनेज कैसे करोगे, आपको बाहर का पता ही नहीं होगा। इसमें कोई बैड इंपैक्ट नहीं होता कि आपने बड़ी कंट्री पकड़ी है। आप अपनी कवरिंग लेटर में वीज़ा अफसर को सेटिस्फाइड कर सकते हो कि वाई यू चूज़ दिस कंट्री, पर्टिकुलर वो कंट्री जिसमें आपने अपना अप्लाई किया हुआ है, और वीज़ा अफसर क्यों आपको वो वीज़ा दे, तो वो आप अपनी कवरिंग में सॉल्व करोगे। सो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जस्टिफाई होगी आई थिंक। एम्प्लॉयमेंट का भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बाकी बात करते हैं फैमिली टाइज की। अब फैमिली टाइज क्या होती है? बेसिकली अगर आप सिंगल हैं, आप मैरिड नहीं हैं, तो बेसिकली वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने पर्सन हैं, या आप किसी पे डिपेंड करते हो, तो बेसिकली आप फिर वापस आओगे कि नहीं आओगे, वो आपकी फिर बैंकिंग फिगर ही बताती है उस चीज़ में। और प्रॉपर्टी वगैरह भी इसमें फैमिली टाइज में आ जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल टाइज, फैमिली टाइज और इकोनॉमिक टाइज कि आपके पास कुछ है, लाइक कोई प्रॉपर्टी पड़ी है इंडिया में, तो उसके कारण आप वापस आओगे अगर आप अनमैरिड हो तो। और अगर आप मैरिड हो तो आप सिंगल क्यों जा रहे हो, आप अपनी वाइफ को साथ में लेके जा रहे हो, बच्चों को साथ में लेके जा रहे हो, बच्चे हैं तो। इवन अगर आप अपनी वाइफ के साथ भी जा रहे हो, बच्चों के साथ भी जा रहे हो, तब भी फैमिली टाइज की कंडीशन इसलिए लगती है क्योंकि आपकी इनकम जो है वो ITR रिटर्न्स जस्टिफाई नहीं कर पाती कि आप 4 मेंबरों का खर्चा जो है, जो अपने 4, अगर सपोज 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हो, तो 4 मेंबर का खर्चा आप इजीली सपोर्ट कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैमिली टाइज में आती हैं, और फैमिली टाइज जो है बहुत ही सॉलिड पॉइंट होता है वीज़ा अफसर को सेटिस्फाइड करने के लिए कि आप अगर वीज़ा लेने के बाद उनके देश में जाते हो तो टाइम से आप वापस भी आओगे अपनी होम कंट्री में। इसके अलावा अगर बात करते हैं, कोई पुरानी रेफ्यूज़ल हिस्ट्री हो आपकी, आपने नहीं बताया फाइल में, तो ये भी बैड इम्पैक्ट करती है फाइल में। इसका बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपकी रीवेरिफिकेशन हो जाती है किसी ऐसे देश के साथ जो आपस में पहले से कोलैबोरेट है, अपने वीज़े और रिफ्यूजल्स को शेयर कर रहा है आपस में। जैसे लाइक अगर आप कनाडा में अप्लाई आपने किया है, USA को नहीं बताया, तो डेफिनेटली उनके पास तो सारा डाटा होगा। अगर आपने USA को पहले नहीं बताया कि आप कनाडा से रिफ्यूज़ हो, या कनाडा को ये नहीं बताया कि अगर आप पहले USA से रिफ्यूज़ हो, या आपके पास कोई वीज़ा है लीगल, या वट एवर आप डिपोर्ट हो रखे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है मिक्स होकर आपकी फ़ाइल के ऊपर ही बैड इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल के कारण अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो आप अपनी बैंकिंग को अपनी फ़ाइल दोबारा लगाने से पहले आप ज़रूर देखें कि कोई इतनी लार्ज ट्रांजैक्शन आपकी फ़ाइल में, आपकी बैंकिंग में ना आई हो उस टाइम के, पर्टिकुलर टाइम के दरमियान। और अगर आई हो तो उसका आप एक सॉलिड प्रॉपर प्रूफ वीज़ा अफसर को प्रोवाइड कर पाओ कि हाँ ठीक है ये ट्रांजैक्शन इस जगह से आई है, तो आपका वीज़ा फाइनेंस के कारण रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि फाइनेंस के कारण जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं उसका मेन कारण ही ये होता है कि अभी आपके बैंक में 1 लाख रुपया है, फाइल लगाने से पहले एजेंट ने बोल दिया ठीक है 5 लाख और डलवा दो, आपने डलवा दिया और अपनी फाइल अपनी लगवा दी। तो बेसिकली वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को सर्च करता है कि इससे पहले आपके बैंक में कोई पैसा था नहीं, 1 लाख के आसपास है, 5 लाख आपने ऑलरेडी अब डलवा दिया, एकदम कहाँ से आया, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर आया है कहीं से, कैश लिया, फ्रेंड से लिया, वट एवर कोई भी, तो उसको आप जस्टिफाई नहीं करते हो। जस्टिफिकेशन के लिए इनकम सोर्स भी होना बहुत ज़रूरी है, और आपका इनकम प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है साथ में कि आपका वो पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सेटल करके दोबारा से अपनी फ़ाइल में लगाने के लिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड हो पाए। इसके अलावा कंट्री सिलेक्शन भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर बार देखा गया है कि ज़रूरी नहीं कि सारे देश वीज़ा देते हैं।
किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ इस बार ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे रहा है, इस बार यूएसए वीज़ा दे रहा है, इस बार ये कनाडा वीज़ा दे रहा है, अच्छे यूके वीज़ा दे रहा है, तो आप क्या करते हो, रॉन्ग कंट्री सिलेक्शन कर देते हो। अब वीज़ा दे रहा है इस टाइम यूके, आप कह रहे हो मैंने कनाडा जाना है, जबकि कनाडा अभी फ़िलहाल वीज़ा नहीं दे रहा है। ये अभी की सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूँ। कनाडा के बायोमेट्रिक ही नहीं हो रहे तो वीज़ा कहाँ से आएगा, पहली बात है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक आई थिंक मार्च अप्रैल से पहले तो ओपन नहीं होंगे। तो ये कंट्री सिलेक्शन की बात है। अभी यूके चल रहा है, तो अब यूके के लिए अगर किसी ने करना है या नहीं करना है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एट करंट सिचुएशन जो है वो यूके के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप यूके करते हो तो अभी मच बेटर है। सो यही सिलेक्शन वाली बात होती है, जो आप पहले भी आपने, हाँ ठीक है, आपके एजेंट ने बोल दिया, आपने बोला कि ठीक है मैंने यूके करना है, एजेंट ने यूके लगा दी फाइल। कंट्री सिलेक्शन भी बहुत बड़ी बात होती है। सही टाइम पे सही सिलेक्शन करके आप एक अच्छी कंट्री के लिए अगर अपनी फाइल लगाते हो तो उसमें वीज़ा आने के चांस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। एक अच्छा कंसल्टेंट ही आपको बता पाएगा कि उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा देश वीज़ा दे रहा है और किस बिहाफ पे दे रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट पे दे रहा है। अगर ये चीज़ें आपको सारी क्लेरिफाई हो जाएंगी ना, तो आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पहले जस्टिफाई करनी बहुत ज़रूरी होती हैं अपने कंसल्टेंट के पास, जो आपको आपकी फ़ाइल के रेलेवेंट ही आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाए। अगर आप अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड करते हो तो डेफिनेटली एजेंट भी आपके साथ जो है वो प्रॉपर्ली जो कॉपरेट है वो नहीं कर पाता इस चीज़ के लिए। लेकिन किसी टाइम होता है कि आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे देते हो, लेकिन कंसल्टेंट ही आप ऐसा चुन लेते हो जिसको खुद को नॉलेज नहीं है। तो उससे क्या होता है, वही बात होती है कि ठीक है, लाइक वीज़ा आपको पता ही है, फिर कंसल्टेंट अगर ठीक नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसको नॉलेज नहीं है, अगर उसका पहला को फाइलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अपनी फाइल फिर भी दे दी उसको करने के लिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फिर नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा इस चीज़ का। तो सारी चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी होती है अपनी फाइल को लगाने के लिए। बाकी रही बात इन चीज़ों को क्लियर अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी का पहले रिफ्यूज़ल लगा है टूरिस्ट वीज़ा किसी कंट्री का, लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर इन देशों का आपका या शेंगन का आपका पहले रिफ्यूज़ल लगा है तो आप किस तरीके से उसको क्लियर कर सकते हो, उसके बारे में अगर आपने कोई भी जानकारी लेनी है, स्क्रीन के ऊपर आपके एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे बात करके आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मेरे से पर्सनली मेरे ऑफिस में मिल सकते हो और आप बात कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के बारे में। और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपना मैसेज कर सकते हैं, और पॉसिबल अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं आपका उसी मैसेज के साथ आपको रिप्लाई दे दूंगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, कि क्या आपका जो है वो एलिजिबिलिटी किस तरीके से अब हो पाएगी अगर आपका पहले से रिफ्यूज़ हो रखा है। तो खासकर ये वीडियो रिफ्यूज़ल्स के बारे में बनाई थी कि जिनका पहले रिफ्यूज़ हुआ है उसके पीछे के जो कारण होते हैं वो कारण को आप किस तरीके से अपनी नेक्स्ट फाइल में क्लियर कर सकते हो। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक पे आगे वाली वीडियोस देखनी है तो उस टॉपिक के बारे में आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। उससे क्या होगा, मैं नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी मेरे को आसानी होगी उस टॉपिक को सर्च करके उसके बारे में डिटेल्स फाइंड आउट करके आपको एक अच्छी वीडियो जो प्रोवाइड करने की, जो आपके लिए बहुत काम में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब किए बिना आप प्लीज़ वीडियो को क्लोज मत करना। चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है अगर आप पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं तो, इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।